गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वसाई की संधि को। ये संधि और इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के होने के पीछे के कारणों में एक प्रमुख कारण था वसाई की संधि। एकमात्र कारण नहीं था, पर प्रमुख कारण था। और वसाई की संधि ने जिस तरह से जर्मनी को बहुत कमजोर दयनीय स्थिति में बिल्कुल पंगु बना दिया था, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी, सैन्य दृष्टि से भी, हर तरह से, क्योंकि वसाई की संधि में बहुत कठोर शर्तें जर्मनी पे थोपी गई थी। आज हम उन कंडीशंस, उन शर्तों को जानेंगे। क्या थी ये शर्तें, क्या संधि की गई थी और कितने दबाव और कितने अपमानजनक तरीके से जर्मनी के साथ ये संधि हुई थी। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड देखते हैं। हम ऑलरेडी यूट्यूब पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, प्रथम विश्व युद्ध को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में जाना क्यों ये विश्व युद्ध हुआ था, कैसे ये स्टार्ट हुआ था और इसके परिणाम क्या निकल कर आए। किस तरह राष्ट्र जो थे वो दो खेमों में, दो गुटों में बटे हुए थे, जिनको हम कहते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। और हम जानते हैं इनमें कौन कौन किस खेमे में शामिल थे। तो मुख्य राष्ट्रों की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्र थे उनमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, जापान था, रूस था और अमेरिका था। हाँ, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में लेट शामिल हुआ था 1917 में जाकर के, लेकिन शामिल कौन से खेमे में था हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो वो शामिल था ब्रिटेन, फ्रांस वाले मित्र राष्ट्रों वाले खेमे के अंदर। धुरी राष्ट्र या सेंट्रल पावर हम जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर शामिल थे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो जर्मनी है वो तो था ही था, वसाई की संधि उसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, इसके अलावा ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया को भी इन्होंने बरगला करके अपने में शामिल कर दिया था। बुल्गारिया को कहा कि तुम्हें जीतने के बाद सर्बिया और इसके अलावा यूनान का क्षेत्र दे देंगे तो तुम शामिल हो जाओ। तो बुल्गारिया भी कौन से खेमे में जाकर शामिल हुआ था? जो धुरी राष्ट्रों वाला था, सेंट्रल पावर था। तो ऑस्ट्रिया, टर्की, जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया ये सब शामिल थे जो कि सेंट्रल पावर्स थे धुरी राष्ट्रों में। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका एक बड़ा परिणाम ये निकल कर आया कि इस विश्व युद्ध के बाद यूरोप का नक्शा, जो मैप, मानचित्र हम देखते हैं, वो पूरी तरह से बदल गया था। आज हम विश्व युद्ध के समय 1914 के समय यूरोप कैसा दिखता था उस मैप को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्य या तात्कालिक कारण जो बना था वो बना था कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पे आक्रमण और इसी के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया था। फिर धीरे धीरे देश इसमें शामिल होते गए और खेमों में बढ़ते चले गए। तो दो खेमों में, दो गुटों में हमें राष्ट्रों का विभाजन देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और वो दो खेमे इसी तरह से हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया कि कौन से राष्ट्र, कौन से देश, कौन से खेमे में थे। अब ये आपको 1914 का मैप दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ये बुल्गारिया दिख रहा है जो ओटोमन एम्पायर है, जर्मनी है। जो पिंक कलर से, जो गुलाबी रंग से दिख रहे हैं, ये है सेंट्रल पावर्स, धुरी राष्ट्र। और जो आपको ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर से दिख रहा है, ये आपको दिख रहे हैं वो राष्ट्र जो मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, जिसमें आपको ब्रिटेन दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है, इटली दिख रहा है, रशिया दिख रहा है। और जो हरे रंग से आपको दिखाई दे रहे हैं, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, नॉर्वे, स्वीडन, ये थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ राज्य जो किसी गुट, किसी खेमे में शामिल नहीं हुए थे। वसाई की संधि, जो कि ठीक उसी दिन संधि पे हस्ताक्षर किए गए जिस दिन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, 28 जून का वो दिन था। लेकिन साल बदल गया, 1914 की वो घटना थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। 4 साल 3 महीने 11 दिन प्रथम विश्व युद्ध चला था। स्टार्टिंग में लग रहा था जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन काफी लंबा युद्ध चला था। लगभग 30 देशों के सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था युद्ध में। भारत, हालांकि उस समय हम उपनिवेश थे, भारत जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, लेकिन हमने भी, क्योंकि ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल था, तो लगभग 12 लाख भारतीय सैनिकों के रूप में इस युद्ध में शामिल हुए थे। 12 लाख हमारे सैनिक भी शामिल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। 28 जून 1919 के दिन जो जर्मनी है और जो मित्र राष्ट्र हैं, इनके प्रतिनिधियों ने इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे। आपको इसका एक पेज दिखाई दे रहा है ट्रीटी ऑफ पीस का। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि जो वसाई की संधि हुई, बड़ी कठोर शर्तें इसमें लागू की गई थी जर्मनी के ऊपर। जर्मनी को बिल्कुल कमजोर, दयनीय स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही थी।
इसमें कौन से राष्ट्र की क्या भूमिका थी? ये जो मित्र राष्ट्र थे, इनमें सबसे ज्यादा इस बात के लिए कौन ज्यादा उत्सुक या बहुत ज्यादा दबाव बना रहा था कि ज्यादा कठोर संधियां होनी चाहिए? सबसे आगे था फ्रांस। फ्रांस कब से इंतजार कर रहा था कि कब जर्मनी से बदला लिया जाए, और इसीलिए वो रिवेंज को शो करने के लिए वसाई को ही चुना गया था कि वहीं ट्रीटी करेंगे, क्योंकि बिस्मार्क के समय से उसका अपना महत्व बना हुआ था, उस महल का, उस जगह का। तो एक रिवेंज दिखना भी चाहिए, और जो रिवेंज फ्रांस ने लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसको शो करने के लिए उसी स्थान को चुना गया था। अब फ्रांस सबसे ज्यादा इस बात के पक्ष में था कि जर्मनी पे जितनी कठोर संधियां हो सकती है उतनी लागू की जानी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या था कि इससे एल्सेस लोरेन, कब बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, तब से फ्रांस और जर्मनी दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। तब से फ्रांस बदला लेने की कोशिश में लगा हुआ था, और उसे मौका मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद। तो फ्रांस इस मौके को हाथ से छोड़ना नहीं चाह रहा था, चूकना नहीं चाह रहा था। और दूसरा, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो फ्रांस को ही हुआ था। कारण क्या है? सबसे ज्यादा जंग जो लड़ी गई वो फ्रांस की धरती पे लड़ी गई। तो फ्रांस की जो शहर हैं, गांव हैं, सड़कें हैं, रेल है, पुल है, सब बर्बाद हो चुका था। जर्मनी की मिलिट्री ताकत और आर्थिक स्रोतों को खत्म करना चाहता था फ्रांस, पूरी तरह से बदला लेना चाहता था फ्रांस जर्मनी से। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर से फ्रांस दिख रहा है, ये रेड कलर से जर्मनी दिख रहा है। यहाँ पे हैं एल्सास और लोरेन क्षेत्र, जो जर्मनी ने फ्रांस से ले लिए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अल्सास लोरेन वापस जर्मनी को, फ्रांस को देने पड़े थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वापस जर्मनी ने इन क्षेत्रों को ले लिया था। फिर 1945 में वापस फ्रांस को देने पड़े थे। तो ये दोनों क्षेत्र बार बार जर्मनी फ्रांस इधर उधर होते रहे थे, दोनों ही क्षेत्र, दोनों भूभाग। ब्रिटेन के क्या स्थिति थी? ब्रिटेन कहाँ स्टैंड कर रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो ब्रिटेन जो था, क्योंकि पार्टनर, ट्रेड पार्टनर भी था जर्मनी इसका, ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन बहुत ज्यादा कठोर संधि के पक्ष में नहीं था। लेकिन ब्रिटेन भी युद्ध का हर जाना तो चाहता था जर्मनी से। युद्ध का नुकसान जर्मनी से वसूला जाए, इस पक्ष में ब्रिटेन भी था। जर्मनी ब्रिटेन का ट्रेडिंग पार्टनर रहा था, तो वो चाहता था कि जर्मनी एकदम आर्थिक रूप से ताकतहीन ना हो जाए, बिल्कुल शक्तिहीन ना हो जाए, अदरवाइज ट्रेड कैसे होगा। तो एकदम आर्थिक रूप से पंगु नहीं बनाना चाहता था ब्रिटेन जर्मनी को। ब्रिटेन जर्मनी को आर्थिक ताकत फिर से हासिल करते देखना चाहता था। फ्रांस की तुलना में ब्रिटेन का जो रवैया था वो थोड़ा नरम था जर्मनी के प्रति। अमेरिका, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका एक ताकत के रूप में उभरा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो और भी ज्यादा ताकतवर। तो ऐसे में अमेरिका कहाँ स्टैंड कर रहा था? हालांकि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को बैलेंस करने के लिए, हालांकि अमेरिका 1917 में जाकर शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन जर्मनी ने मैक्सिको को उकसा करके कोशिश की थी और ये ब्रिटिश एजेंट को ये बात पूरी पता चल गई थी। तो ऐसे में मैक्सिको को जर्मनी उकसा रहा था ताकि अमेरिका को काउंटर किया जा सके। अगर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी को लग रहा था अगर अमेरिका शामिल होता है ब्रिटेन फ्रांस के साथ में मित्र राष्ट्रों में, तो ऐसे में मैक्सिको को धुरी राष्ट्रों यानी जर्मनी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो काउंटर करने के लिए मैक्सिको को उकसा भी रहा था, और मैक्सिको में अपने अंदर भी, वहां पे भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे थे, वहां पे ऑलरेडी तनाव चल रहा था। तो ऐसे में, लेकिन उसके बावजूद वुड्रो विल्सन, जो इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, काफी तटस्थ थे जर्मनी को लेकर। और जब जर्मनी पर कठोर संधियां थोपी गई, वसाई की संधि पे हस्ताक्षर किए जर्मनी ने और इन मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने भी, उसके बाद भी जब जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, ऐसे समय के अंदर अमेरिका ने मदद की थी जर्मनी की, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति कुछ सामान्य हो सके। क्योंकि जर्मनी में हालात इन्फ्लेशन के, मुद्रास्फीति, महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि पूरी जो गाड़ी है वो भर कर पैसे ले जाकर के पाव रोटियां खरीदी जा रही थी खाने के लिए। हालात बहुत बदतर हो गए थे जर्मनी के। तो अमेरिका ने आर्थिक रूप से मदद की, लेकिन फिर हम जानते हैं कि अमेरिका का जो शेयर मार्केट है, वॉल स्ट्रीट, वो खुद ही गिर गया। तो शेयर मार्केट गिर जाने की वजह से फिर आर्थिक मंदी का दौर हम देखते हैं, ग्रेट डिप्रेशन को देखते हैं 1929 1929 का। तो ऐसे में फिर अमेरिका कैसे मदद कर पाता जर्मनी की? तो जर्मनी के हालात और बदतर होते चले गए, और ऐसे समय में फिर हिटलर का उदय होता हुआ हम देखते हैं कि कैसे हिटलर ने अपनी पावर को गेन किया, कैसे वो एमर्ज हुआ, कैसे जर्मन वासियों में वो एक भगवान बन गया, कैसे उसने जर्मन वासियों में फिर से उत्साह, उमंग, उनका आत्मविश्वास फिर से बढ़ाया, उनको सपने दिखाए, वो सारे काम।
लेकिन वो बाद की बात है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वसाई की संधि, उसकी शर्तों को। उसके लिए थोड़ी सी भूमिका देख रहे हैं कि वसाई की संधि के समय पे कौन से राष्ट्र का क्या स्टैंड था जर्मनी के लिए। तो हमने फ्रांस का स्टैंड देखा, काफी ज्यादा कठोर रवैया था, बहुत कठोर संधि चाहता था। फ्रांस चाहता था मैं पूरी तरह सुरक्षित हो जाऊं, क्योंकि जर्मनी की वजह से फ्रांस बहुत असुरक्षित रहा है बहुत लंबे समय तक। तो ऐसे में फ्रांस अपनी सुरक्षा भी ध्यान में रखना चाह रहा था और साथ ही साथ चाहता था कि जर्मनी को इतना पंगु बना दो कि फिर से पावरफुल ना बने, फिर से ताकतवर ना हो जाए। तो बहुत कठोर संधि के पक्ष में था। ब्रिटेन उतना कठोर संधि के पक्ष में नहीं था, लेकिन युद्ध का हर्जाना चाहता था। अमेरिका बहुत हद तक तटस्थ था, क्योंकि अमेरिका को लगता था ना तो अमेरिका की धरती पे युद्ध हुआ, तो ऐसे में अमेरिका को लगता था ये यूरोप का युद्ध था, क्योंकि वो तो अमेरिका के जो जहाज लुसितानिया हम पढ़ते हैं उसमें अमेरिकी वासियों की भी मृत्यु हो गई थी, जिस डुबाने की वजह से जहाज क्यों। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो शामिल हुआ था, प्लस में जर्मनी मैक्सिको को उकसा रहा था। कुल मिलाकर अमेरिका शामिल हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन अमेरिका कोई और ज्यादा स्टैंड नहीं लेना चाह रहा था। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय सिद्धांत जरूर रखे थे, राष्ट्र संघ की डिमांड रखी थी, ताकि वापस से ऐसा वर्ल्ड वॉर ना देखना पड़े, फिर से इतना बड़ा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन वो सब मामला फेल हो गया और हमें देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता तो हम कह सकते थे कि जो व्यवस्थाएं की गई थी, जो संधियां की गई थी, वो कामयाब हुई, सफल हुई। लेकिन वो सफल नहीं हुई, क्योंकि हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की धरती पे युद्ध नहीं लड़ा गया था, युद्ध में काफी लेट एंट्री 1917 में हुई थी। इस युद्ध में यूरोप के मसले के तौर पे देखता था अमेरिका इसको। जर्मनी ने मैक्सिको को उकसाया भी था, तो एक कारण ये भी था अमेरिका के शामिल होने का, और बड़ा कारण था लुसितानिया जहाज को डुबा देने का, जिसमें अमेरिकी वासियों की भी मृत्यु हो गई थी। यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का स्टैंड संधि के समय पे, ट्रीटी के समय पे काफी न्यूट्रल था, तटस्थ था। संधि पर हस्ताक्षर के लिए वसाई के महल के हॉल ऑफ मिरर्स को चुना गया, क्योंकि फ्रांस जो है वो रिवेंज दिखाना भी चाहता था, शो भी करना चाहता था और रिवेंज लेना भी चाहता था, इसलिए इसी स्थान को चुना गया। 28 जून वही दिन था जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, लेकिन साल बदल गए, 1914 से साल आ गया 1919, लेकिन दिन वही 28 जून का दिन 1919, जब मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के प्रतिनिधियों के बीच में इस संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। अब यहाँ पे हस्ताक्षर करने के बाद जर्मन के प्रतिनिधि ने क्या कहा, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था कि कितनी अपमानजनक संधि ये जो हुई थी, इतनी कठोर शर्तें, जिसकी वजह ये वजह बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का। एक प्रमुख कारण, सभी कारण ये नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रमुख कारण, जो जितने कारण हम पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के होने के, उसमें प्रमुख कारण ये बन गया था। इसने कहा आज हॉल ऑफ मिरर्स में अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, इसे मत भूलना। जर्मन लोग उन राष्ट्रों के बीच अपना स्थान पुनः प्राप्त करेंगे जिसके वे हकदार हैं, तब 1919 की शर्म का बदला लिया जाएगा। देन विल कम विजन्स फॉर द शेम ऑफ 1919, तब हम 1919 की शर्म का बदला लेंगे। तो ये बात उसी समय कह दी गई थी। वर्साई की संधि के प्रावधान क्या थे, ये हमारे लिए आज की क्लास का टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। संधि का प्रथम और महत्वपूर्ण भाग राष्ट्रसंघ था, लेकिन वो विफल हो गया। राष्ट्रसंघ का निर्माण, उद्देश्य क्या था इसको बनाने के पीछे, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना है। फिर से विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था, लीग ऑफ नेशंस। 1919 ईस्वी का जो शांति समझौता और वसाई की संधि थी, पेरिस सम्मेलन में अब हुआ क्या, जो जीते गए राष्ट्र थे, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सभी मित्र राष्ट्र जो थे, ये सम्मेलन कर रहे थे, ये सम्मान समारोह कर रहे थे, और साथ ही साथ संधियों के लिए, क्योंकि सबके साथ अलग अलग 5 ट्रीटी हुई थी। जर्मनी के साथ अलग संधि की, बुल्गारिया के साथ अलग की, टर्की के साथ अलग की, ऑस्ट्रिया के साथ अलग संधि की, सबके साथ अलग अलग संधियां इन्होंने की। तो इन संधियों का पूरा ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा था, पूरा मसौदा, शर्तें सब तैयार किए जा रहे थे, और पेरिस में सम्मेलन चल रहे थे, पेरिस में आयोजन चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुए राष्ट्र, जिसमें जर्मनी और उसके सहयोगी राज्य ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और टर्की। 1919 के अंदर पेरिस के अंदर जो विजयी हुए राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों ने युद्धोत्तर काल की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इसके अंदर जो सबसे बड़ा निर्णायक प्रभाव जिन्होंने रखा, उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन तो थे ही थे, इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेंसियो थे।
तो यही 3 ज्यादा प्रभावी थे इस समय में। पराजित राज्यों से समझौता करने के लिए 5 शांति संधियों का एक पूरा ड्राफ्ट, एक प्रारूप तैयार किया गया। इन संधियों का परिणाम ये निकल कर आया कि पूरे यूरोप का मानचित्र जो था वो बदल गया और यूरोप में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हमें देखने को मिलता है। ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि हुई? तो सेंट जर्मेन की संधि। अब इस स्थान पे होने के नाते इस संधि का नाम यही रख दिया गया। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि हुई। हंगरी के साथ ट्रियानो की, या त्रियानो भी लिखा हुआ मिल जाता है, ट्रियानो की संधि हुई। तुर्की के साथ सेवरे की संधि हुई। बुल्गारिया के साथ न्यूइली की संधि हुई और जर्मनी के साथ, जिसको हम डिस्कस ही करने वाले हैं, वसाई की संधि हुई। अब इस वसाई की संधि के तहत जो व्यवस्थाएं की गई उसमें प्रादेशिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, किस तरह से जर्मनी के क्षेत्रों को आपस में बांट लिया इन्होंने। तो इसमें प्रादेशिक व्यवस्था के तहत जर्मनी की प्रादेशिक सीमाओं में, जर्मनी की बाउंड्रीज में परिवर्तन किया गया। जर्मनी ने जो एल्सेस और लॉरेन जो प्रांत जो पहले ही फ्रांस से ले लिए थे, उनको अब वापस देना पड़ा जर्मनी को। जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान हुआ अपनी ईस्टर्न बाउंड्री, पूर्वी सीमा पर, क्योंकि इस तरफ के अधिकांश भूभागों को छीन करके नवनिर्मित पोलैंड राज्य को दे दिया गया था। इसीलिए हम हिटलर का पोलैंड पे आक्रमण देखते हैं। समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचाने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक विस्तृत भूभाग निकालकर पोलैंड को दे दिया गया। यह क्षेत्र बाद में पोलिश गलियारा कहलाया। इसके कारण पूर्वी पर्शा जो है वो शेष जर्मनी से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया, यानी जर्मनी को हिस्सों में बांट दिया, एरिया में डिवाइड कर दिया। पोलिस गलियारे के उत्तरी छोर पर डोंजिंग का जर्मन बंदरगाह था, पोर्ट था, और हम सभी जानते हैं किसी भी देश के लिए बंदरगाह, पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डोंजिंग को एक स्वतंत्र नगर घोषित करके उसे राष्ट्र संघ की प्रशासनिक देखरेख में छोड़ दिया। कील नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राइन नदी के दोनों ही तटों पे एक तरफ 31 मील, एक तरफ 50 किलोमीटर तक क्या कर दिया? असैन्यकरण कर दिया। सेना नहीं रख सकता जर्मनी। मेमेल जो था, बाल्टिक तटवर्ती जो बंदरगाह, इसको भी राष्ट्र संघ के अंतर्गत कर दिया गया, जिस पर बाद में लुथवानिया का अधिकार हो गया, क्योंकि एस्टोनिया, लातविया, लुथवानिया जो नए देश अस्तित्व में आए, इसमें से लिथुआनिया का अधिकार हो गया इस पे। उत्तरी जो स्लेस्विंग था उसको डेनमार्क को दे दिया। अब आप, हमने अभी मैप देखा था, जर्मनी के ठीक ऊपर आपको डेनमार्क दिखाई देता है, तो इसको दे दिया। जो उत्तरी स्लेस्विंग था उसको डेनमार्क को दे दिया। साइलेसिया का छोटा हिस्सा चेकोस्लाविया को दे दिया और इसके अलावा यूपेन, मार्सनेट और मेलिमेडी का क्षेत्र जो था वो बेल्जियम को दे दिया। तो ऐसे में जर्मनी के कितने सारे हिस्से, और इसके अलावा फ्रांस को सार वाला इलाका दे दिया, जो कि बहुत ही जरूरी था खनिज तत्वों के हिसाब से, कोयले के लिए, जर्मनी के लिए आर्थिक रूप से। तो ऐसे में जर्मनी का बंटवारा किस तरह से कर दिया, जर्मनी से पूछा तक नहीं गया, जर्मनी के प्रतिनिधियों तक को शामिल नहीं किया गया जब ये संधि की शर्तें बनाई जा रही थी उस समय में। जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, चाहे वो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप में हो, अब इन उपनिवेशों का, क्योंकि जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कारणों को डिस्कस करते हैं तो एक बड़ा कारण साम्राज्यवाद, होड़ मची हुई थी यूरोप के देशों में कि अफ्रीका, एशिया, अलग अलग जगहों पे कितने ज्यादा उपनिवेश कायम किए जा सकते हैं, और ब्रिटेन इस होड़ में सबसे आगे चल रहा था। सारे के सारे देश उपनिवेश बनाने में, कॉलोनी बनाने में लगे हुए थे। तो जर्मनी ने की भी कॉलोनियां थी, अफ्रीका में भी थी, और पैसिफिक ओशियन के कुछ द्वीपों पे भी अधिकार था, उसको भी इन मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, क्योंकि जर्मनी तो हार गया था। तो ऐसे में जर्मनी को अपने उपनिवेशों को भी छोड़ना पड़ा था। इस प्रकार की, तो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण साम्राज्यवाद हम देखते हैं, दूसरा राष्ट्रवाद का उदय, कैसे जो राष्ट्र हैं वो वहां पे स्वतंत्र होना चाह रहे थे, ये हम देखने को मिलता है। और तीसरा, जो युद्ध सामग्रियों का, अस्त्रों शस्त्रों का जो निर्माण किया जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है जब कभी इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो जाएगा, इतने सारे वेपन्स बना लिए जाएंगे, तो उन हथियारों का यूज तो करना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे। तो ऐसे में हमें परिणाम दिखता है कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और ये वो युद्ध था जिसमें टैंकों का यूज, पहली बार आधुनिक हथियारों के साथ विश्व युद्ध हुआ, इतने देश शामिल हुए इसके अंदर, करोड़ों सैनिक मारे गए इसके अंदर, करोड़ों घायल हुए, और लगभग दुनिया के हर देश के ऊपर इसका प्रभाव जरूर आया। हाँ, शामिल 30 देशों के ही सैनिक हुए लगभग, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन का बढ़ना, विश्व युद्ध के दौरान मुद्रास्फीति बढ़ती है, हम जानते हैं, आम जनजीवन तक प्रभावित होता है जब विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो ऐसे में प्रभाव सभी देशों पे आया था, बहुत विध्वंस झेला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उससे भी ज्यादा।
तो आधुनिक हथियारों का यूज, इसके अलावा जल पे, थल पे, आकाश में, तीनों जगह ये युद्ध लड़ा जा रहा था। तो बहुत इसके घातक परिणाम तो निकल कर आए ही थे। इस प्रकार की ये जो अब संधियां थोपी जा रही हैं जर्मनी पे, ये पूरा ब्यौरा ड्राफ्ट बनाया गया है। इस प्रकार की प्रादेशिक व्यवस्था से जर्मनी को अपने 13% भूभाग लैंड एरिया को और लगभग 10% आबादी से हाथ धोना पड़ा था जर्मनी को। सैन्य व्यवस्था, इन मित्र राष्ट्रों ने ऐसा ड्राफ्ट बनाया था कि आर्थिक रूप से, सैन्य दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, हर तरीके से जर्मनी को कमजोर बना दिया जाए। अब इसमें सैन्य व्यवस्था क्या की गई कि जर्मनी सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई। जर्मनी इससे ज्यादा सेना नहीं रख सकता। वायुसेना को तो भंग ही कर दिया था। 15,000 नौसैनिक से ज्यादा नहीं रख सकता था। 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं। जर्मन प्रधान सैनिक कार्यालय उठा दिया गया था। अस्त्र शस्त्र और अन्य युद्ध के लिए जो जरूरी सामग्री, हथियार हैं, उनका ना तो जर्मनी आयात कर सकता था, ना जर्मनी निर्यात कर सकता था। उस पर प्रतिबंध लगा दिया। नौसेना में 15,000 अधिकतम कर दिए सैनिक। जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाजों को जब्त कर लिया गया इन मित्र राष्ट्रों के द्वारा। जर्मनी की नौसेना में केवल 6 युद्धपोत और इतने ही गश्ती जहाज और कुछ विध्वंसक रह सकते थे। पनडुब्बी जहाजों के निर्माण पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। निरस्त्रीकरण की इस व्यवस्था का पालन कराने और जर्मनी पे निगरानी रखने के लिए कि जर्मनी वापस ये काम करने ना लग जाए, सेना ना बढ़ाने लग जाए, युद्ध सामग्री ना तैयार करने लग जाए, ऐसे में वेपन्स ना बनाने लग जाए, तो जर्मनी के खर्च से ही क्या किया, इस पे जर्मनी पे ही निगरानी रखने के लिए जर्मनी के ही खर्चे से मित्र राष्ट्रों का एक सैनिक आयोग भी स्थापित कर दिया। कील नहर का हमने अभी पढ़ाई, अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। राइन नदी के दोनों ओर के भूभाग का असैन्यकरण कर दिया और 15 वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पे मित्र राज्यों के आधिपत्य बने रहने की व्यवस्था कर दी। वायुसेना को भंग कर दिया। इस प्रकार सैनिक दृष्टि से जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बना दिया। यहीं पे मामला नहीं रुका। इन्होंने कहा ये तो हम कर रहे हैं अगले सालों के लिए, लेकिन कुछ आर्थिक रूप से जो क्षति सब राष्ट्रों को हुई है, वो युद्ध हर जाना भी तो जर्मनी को भुगतना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा विलेन के रूप में प्रस्तुत कर दिया जर्मनी को कि केवल और केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के पीछे कारण, दोष, सब कुछ किसका है, जर्मनी का है। और सबसे ज्यादा कठोर संधियां भी जर्मनी के साथ। तो उस अपमान का बदला लेना तो बहुत स्वाभाविक था। इतनी कठोर संधियां बाद में चलकर, अब हम ये एनालिसिस करते हैं कि इतनी कठोर संधि नहीं थोपी जानी चाहिए थी। जर्मनी क्षतिपूर्ति और आर्थिक व्यवस्था क्या की गई, तो जर्मनी और उसके सहयोगी राज्यों को प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट के लिए एकमात्र जिम्मेवार माना और इस आधार पर मित्र राष्ट्रों को युद्ध में जो क्षति, जो नुकसान उठाना पड़ा आर्थिक रूप से, उसके लिए जर्मनी को कहा कि तुम उस युद्ध का हर्जाना भरोगे, तुम क्षतिपूर्ति करोगे। 5 अरब डॉलर देने के लिए कहा गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा कि जर्मनी 5 अरब डॉलर चुकाएगा और एक क्षतिपूर्ति आयोग जो है वो अंतिम रकम भी निश्चित करेगा कि और कितनी देनी है। लोहे और कोयले की खानों वाला जो सार का क्षेत्र था, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था जर्मनी का, वो सार का इलाका दे दिया फ्रांस को। युद्ध अपराध, अंतरराष्ट्रीय नियमों, संधियों तथा युद्ध के नियमों का अगर उल्लंघन होता है तो इसके लिए जो उल्लंघन हुआ, जर्मन नेताओं को दोषी करार दिया गया। सम्राट विलियम द्वितीय, आप बहुत बार काइजर या केसर भी पढ़ते होंगे, काइजर सम्राट को ही कहा जाता है। तो सम्राट विलियम द्वितीय जो है और उसके अन्य जो पदाधिकारी थे, उनके ऊपर युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चलाकर उनको सजा देने का भी प्रावधान इस संधि में किया गया था। हालांकि उसमें उनको थोड़ी आंशिक ही सफलता मिली, उतनी नहीं मिली। अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्थाएं, अब ये सारी संधियां सैनिक दृष्टि से उसके जर्मनी के प्रदेशों को छीन लिया, उसके जो उपजाऊ भाग, इसके अलावा उसका जो कोयले वाला क्षेत्र था उसको छीन लिया गया, उपनिवेशों को छीन लिया गया। सेना जर्मनी रख नहीं सकता, हथियार जर्मनी बना नहीं सकता, आयात निर्यात हथियारों का कर नहीं सकता, तो जर्मनी को हर तरह से पंगु बनाया गया। अब अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्थाएं, आरोपित संधि 28 जून 1919, हालांकि ये पूरा ड्राफ्ट तो 6 मई 1919 को बनकर तैयार हो गया था। 7 मई 1919 को इन मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे उनको ये पूरा ड्राफ्ट सौंप भी दिया था और कहा साइन कर दो। अब 28 जून 1919 को दबाव में आकर कहिए, प्रेशराइज करके कहिए, किसी भी तरह से, अब जर्मनी के पास कोई विकल्प नहीं था इस समय में, जर्मनी को हस्ताक्षर करने ही पड़े। हस्ताक्षर, सिग्नेचर करने वाला दिन था 28 जून 1919। आरोपित संधि
28 जून 1919 को वर्साय के राजमहल में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संधि पे, इस ट्रीटी पे अपने साइन कर दिए। जर्मनी के सामने कोई विकल्प नहीं था। विवश होकर जर्मनी को ये अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर जो थे वो करने पड़े थे, इसीलिए प्रारंभ से ही जर्मनी के नेता इस संधि को एक आरोपित संधि की संज्ञा देते थे। 1919 ईस्वी में जर्मनी असहाय था, उसके सामने कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। 1932 का अब वो दौर स्टार्ट हुआ जब इन संधि शर्तों को तोड़ना स्टार्ट किया, और हिटलर के राजनीति में उदय के साथ हम देखते हैं कि कैसे जर्मनी ने आक्रमण करके अपने खोए हुए भूभागों को वापस प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया था। जो राइनलैंड वाला इलाका था उस पे वापस अधिकार कर लिया, चेकोस्लाविया पे वापस अधिकार कर लिया, उसको भी पूरी तरह से खुद में ही मिला लिया था, पोलैंड पे आक्रमण, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होना। तो हिटलर का उदय, और उसने वापस इन संधि शर्तों को तोड़ते हुए वापस अपने भूभागों को पाना स्टार्ट किया और अपनी सेना बढ़ानी स्टार्ट की, हथियारों का निर्माण करना स्टार्ट किया, सारी संधि शर्तों को अलग रख दिया। वर्साय संधि की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को तोड़ने, हाँ ये अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे जरूर, लेकिन आज का टॉपिक क्योंकि वर्साय की संधि था, उसमें क्या क्या शर्तें थोपी गई थी और जर्मनी क्यों इस अपमानजनक संधि को मानने के लिए तैयार हो गया था। उसके सामने कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन अपमानजनक संधि तो थी। तो बाद में हिटलर के उदय के साथ इन संधि शर्तों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर हमें देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ने और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की जो हमारी घटनाएं हैं उनको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें एक तो थी ये संधियां, और इसमें वर्साय की संधि अपने आप में इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो तटस्थता की नीति है, तुष्टीकरण की जो नीति है, इसके अलावा तटस्थ कौन से राज्य थे और तुष्टीकरण की नीति इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं फांसीवाद, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1929 की महामंदी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन सब प्रभावों के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इन सभी घटनाओं के अपने प्रभाव थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ने से पहले इन सभी घटनाओं का पता होना हमें जरूरी होता है, जिसमें से आज हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया, वर्साय की संधि को। वर्साय की संधि अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए हिटलर ने घटनाओं की ऐसी श्रृंखला स्टार्ट की जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध को राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध का अंत करने वाला युद्ध कहा था। वर्साय की संधि को शांति का अंत करने वाली संधि कहा जा सकता है। आज हम एनालिसिस करके ये बात कह सकते हैं। तो वर्साय की संधि, जिसमें जर्मनी को बिल्कुल पंगु बना दिया, और वो एक बड़ा कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध के होने का। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने में और भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें तुष्टीकरण की नीति की, आखिर जब जर्मनी ये संधियां तोड़ रहा था उस समय में बाकी के देश क्या कर रहे थे, ये मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन क्या कर रहा था, फ्रांस क्या कर रहा था। जब जर्मनी चेकोस्लाविया पे आक्रमण किया, जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया, ये देश क्या कर रहे थे। तो वो हम तुष्टीकरण की नीति और किस तरह से ये देश जो है वो हिटलर को, उसकी जो कंडीशंस थी उनको मान रहे थे, क्या कारण था, समाजवाद का क्या प्रभाव आया हुआ था इस समय पे यूरोप में, कैसे बाकी देश, उपनिवेशों की होड़ में लगे हुए देश जो थे वो समाजवाद से कितना डर रहे थे कि कहीं सोशलिज्म, कहीं समाजवाद हावी ना हो जाए। तो ऐसे में कैसे इन्होंने हिटलर का अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो समर्थन कर दिया, जिसके चलते हिटलर जो है वो और ताकतवर होता चला गया और हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। तो हम इन सभी घटनाओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हमने वर्साय की संधि को डिस्कस किया है, तो आई होप आपने इस छोटी सी क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।